एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और जो हमने रेफरेंस लिया है हमने विकी और टीआर जैन जी की बुक से। टॉपिक्स हमको कवर करने हैं: व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। चलो पार्ट 1 का पहला टॉपिक, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में बताया था, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। लेकिन वो जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कम है और आपकी जो वांट्स है वो ज्यादा है। ठीक है, अब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम जाननी है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर चीज जाननी है। तो अब हम वो सीखेंगे। ये चीज मैंने आपको वहां इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो आज हम पढ़ेंगे, वहां वो अधूरा रह जाता है इसलिए नहीं बताया था। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, आपकी जो वांट्स है, हम अपनी इकोनॉमी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उन सबकी वांट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के पास जो रिसोर्सेस हैं वो उन सबकी वांट्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। तो अब रिसोर्सेस किसके हो गए? इंडिया के रिसोर्सेस हो गए। और वांट्स किसकी है? वांट्स आपकी अकेले की नहीं है, 130 करोड़ लोगों की वांट्स है। आपके अकेले की वांट्स इतनी ज्यादा है तो सोचो 130 करोड़ लोगों की वांट कितनी ज्यादा होगी। और इंडिया के रिसोर्सेस, इंडिया के खुद के अपने रिसोर्सेस क्या है? कम है। तो इंडिया के लोगों की वांट ज्यादा है और रिसोर्सेस इंडिया की कम है। ठीक है, तो यानी कि अगर एग्जांपल ले, इंडिया के पास ये एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अब इंडिया कैसे डिसाइड करेगा कि ये खेत है पूरा, और कैसे डिसाइड करना है? ये डिसाइड करना है, मतलब यही एक रिसोर्स है और ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या उगाएं, टमाटर उगाएं, आलू उगाएं, प्याज उगाएं, क्या उगाएं। इस पे लैंड एक ही है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है, लेकिन जो हमारे पास वांट्स हैं कि हमको टमाटो भी चाहिए, हमको पोटैटो भी चाहिए, हमको अनियन भी चाहिए, सब कुछ उगाओ, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है, यानी कि जो हमारे पास लैंड है, वो क्या है? कम है। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि कैसे डिसाइड करें कि क्या उगाएं, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या, इसमें क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है? वहां पे तो मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास 10,000 है और आपके पास ऑप्शंस थे कि नया मोबाइल, पार्टी, ट्रिप, क्लोथ्स। ठीक है, तो आपको इसमें से डिसाइड करना था। अब यहाँ पे क्या है, देखो, मिल्क है, एक मिल्क है, ये एक प्रोडक्ट है। अब मिल्क की खुद की अपनी डिमांड इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत ज्यादा है। जो चीजें मिल्क से बनती है, चीज बनता है मिल्क से, पनीर बनता है मिल्क से, और दही मिल्क से बनता है, बहुत सारी चीजें मिल्क से बनती है। तो अब रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मिल्क जहां से आ रहा है वो रिसोर्सेस हमारे पास कम है, लेकिन मिल्क को लेके जो डिमांड है, जो वांट है मिल्क को लेके, वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ मिल्क को लेके ही नहीं, जो मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उसको लेके भी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को, यानी इकोनॉमी को, ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि वो क्या उगाए, कितनी क्वांटिटी में उगाए और किसके लिए उगाए। ठीक है, अब आई होप इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबकी क्लियर हो गई हो। इकोनॉमी की प्रॉब्लम है ये कि हम हमारी पॉपुलेशन की वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे करें, मतलब इंडिया के रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि 130 करोड़ लोगों की जो वांट्स है वो हम सेटिस्फाई कर पाए। फुल्ली सेटिस्फाइड तो हम नहीं कर पाएंगे कभी भी, है ना, लेकिन थोड़ी बहुत हम सेटिस्फाई कर पाए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ आ गई क्या होती है इकोनॉमी की प्रॉब्लम। चलो, What causes economic problem? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती कैसे आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनलिमिटेड वांट्स, पहली चीज जो आती है वो कि अनलिमिटेड वांट्स है।
यानी कि अगर देखो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, आप चाहते हो कि एक फ्लाइंग कार आ जाए, आपकी वांट है ये, ठीक है, आपकी वांट है ये, आपके पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए, ठीक है, आपके पास तो है पैसे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के पास रिसोर्सेस नहीं है उस कार को बनाने के लिए। आपके पास पैसे हैं, आपकी वांट है, आपकी विश है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसको बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे कैसे? तो वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस कम है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुल्ली। तो हर इंसान अपनी वांट को पूरी तरीके से तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जितनी भी वांट्स है सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वांट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड एट अ गिवन टाइम। एक टाइम पे हम 130 करोड़ लोगों की वांट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वांट्स ऑफ द मैन have been increasing day by day। जो एक इंसान की wants है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। A few years back there was hardly any demand for laptops, but today almost every household is keen to get one। कुछ टाइम पहले लैपटॉप की इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन आजकल हर जगह इसकी डिमांड है और हर घर में इसकी जरूरत है। अब आप लैपटॉप छोड़ो, आप फोन देखो, पहले छोटे बच्चों को फोन कौन देता था? कोई नहीं देता था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया उनको फोन देना। क्यों? क्योंकि उनकी क्लासेस लगेंगी, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। फोन दो, लैपटॉप तो कुछ भी दो, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी तो उनको देना पड़ेगा फोन, ठीक है। तो फोन की डिमांड अचानक से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब उनको भी फोन की जरूरत है। तो ये समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। वांट्स तो अनलिमिटेड हो गई, लेकिन जो हमारे स्केर्स हैं, मतलब जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो क्या है? स्केर्स हैं, यानी कि लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, ये क्या है? मीन्स का क्या मतलब है? रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो गई। Most of the goods and services satisfying human wants are limited or scarce. These goods are called scarce because their demand is greater than their supply, no matter what the price is। अब देखो, जैसे हमने लैपटॉप का ही एग्जाम्पल लिया था कि लैपटॉप की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लैपटॉप बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं अभी वो सेम है, ठीक है, वो प्रोडक्शन उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की डिमांड सडनली बढ़ जाए, अगर किसी भी चीज की डिमांड सडनली बढ़ जाए तो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कि 2019 के बाद से 2020 में लैपटॉप की डिमांड एकदम से हाई हो गई, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेज तो एकदम से नहीं बढ़ा सकता ना कोई भी इंसान, उनके रिसोर्सेज तो एकदम से नहीं बढ़े, लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड हो गए, और डिमांड क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो पहले एक के पास लैपटॉप था, उसी से सब काम कर लेते थे, लेकिन अब सबको अलग अलग जरूरत है, तो 4 लोग रहते हैं तो 4 लैपटॉप चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्री है वो तो अभी भी उतने ही लैपटॉप प्रोड्यूस कर रही है ना, वो अपने रिसोर्सेज एकदम से नहीं बढ़ा सकती। जितनी तेजी से आपकी डिमांड बढ़ती है उतनी तेजी से हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगला है ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसा कि मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, तो अब मिल्क बनाए कि चीज बनाए कि पनीर बनाए, दही बनाए क्या क्या मिल्क से? मिल्क की खुद की डिमांड इतनी ज्यादा है, उसको पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हर एक घर में आप एग्जाम्पल लेके चलो कि 1 लीटर दूध तो डेली आता ही आता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 लीटर 3 लीटर भी कईयों के घर में आता होगा, लेकिन 1 लीटर दूध तो डेली आता ही आता है। हर घर में दही भी आता ही आता है, चीज भी डेली नहीं तो कभी कभी तो आता ही है, और पनीर भी। तो मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा है, वैसे ही चीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, पनीर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, दही की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो एक ही प्रोडक्ट से कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम इसकी डिमांड पूरी करें कि इसकी डिमांड पूरी करें? तो ऑल्टरनेटिव यूजेस जो होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के, उससे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है।
Another cause of economic problem is that the limited resources have alternative uses. जो limited resources है उनके alternative uses भी हैं. For instance, milk is a scarce commodity. Milk जो है वो scarce commodity है, यानी limited है वो हमारे पास. It can be used for preparing cheese. इसको हम चीज बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए, सब चीजों के लिए यूज करते हैं. सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. क्योंकि जब हमारे पास मिल्क ही लिमिटेड है तो हम ये सारे वांट्स पूरा कैसे करेंगे, इनको हम पूरा नहीं कर सकते. इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या बनाए ज्यादा, क्या उगाएं ज्यादा क्वांटिटी में. विच वांट्स शुड बी सेटिस्फाइड एंड विच शुड नॉट बी. क्या डिसाइड करें, कौन से वांट को सेटिस्फाई करें. लोगों की चीज के प्रति जो वांट है उसको सेटिस्फाई करें, या लोगों की जो पनीर के प्रति वांट है उसको सेटिस्फाई करें. अगर चीज ज्यादा उगा दिया तो उस टाइम पनीर कम बनेगा, अगर चीज कम बनाया तो पनीर ज्यादा बनेगा. तो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी को त्यागना पड़ेगा, दूसरी को भूलना पड़ेगा. चलो सेकंड पॉइंट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है. चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, रिच इकोनॉमी हो, पुअर इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कौन कौन सी. पहली होगी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें. दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे करें. और तीसरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें. ठीक है, क्या, कैसे और किसके लिए. सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या. इसमें 2 चीजें पढ़नी है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोड्यूस करें. व्हाट टू प्रोड्यूस में ये 2 चीजें पढ़नी है हमें, कि कैसे, क्या और कितना. सॉरी. The first and foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people. ये इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी की पॉपुलेशन है. तो पहला डिसीजन क्या लेगी हमारी इकोनॉमी की, कौन से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए सबसे पहले और सबसे ज्यादा, कि 130 करोड़ लोगों की जो वांट्स है वो मैक्सिमम वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके. पूरी वांट्स को तो नहीं कर सकते, सारी वांट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके. तो ये डिसीजन लेना सबसे पहले कि ये कितना करेगी सेटिस्फाई. सॉरी. इट इन्वॉल्व्स 2-fold डिसीजंस. इसमें 2 डिसीजंस हमें लेने होते हैं. पहला डिसीजन, The economy has to decide what goods and services are to be produced. कि इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं. जैसे कि विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे शुगर हो गया, क्लॉथ हो गया, वीट, घी एटसेट्रा. इनमें से हमें कौन से ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं. अगर हमने मान लो डिसाइड कर लिया कि हमें इसमें से चूज करना है, या तो वीट करें या घी करें, कौन सा करें, कौन सा कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें, जिसकी डिमांड ज्यादा है उस टाइम पे हम वो वाला गुड प्रोड्यूस करेंगे. तो कंज्यूमर गुड में डिसाइड कर लिया कि हम वीट प्रोड्यूस करेंगे. हाँ ठीक है. आर टू बी प्रोड्यूस एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे मशीन और ट्रैक्टर में हमारे पास ऑप्शंस है. ठीक है, मशीन्स और ट्रैक्टर. तो हम ये डिसाइड करेंगे क्या ज्यादा प्रोड्यूस करें, मशीन या ट्रैक्टर. कंज्यूमर गुड डिसाइड कर लिया, अब कैपिटल गुड भी डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है. Similarly, choice has also to be made between the production of wartime goods like राइफल्स, गन्स, टैंक्स एंड पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड और बटर. तो दूसरी चॉइस क्या निकल के आती है, दूसरी ऑप्शन जो आता है हमारे पास, दूसरी चॉइस ये भी आती है कि हम वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करें या फिर जो पीस टाइम गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करें. अगर इनकेस वॉर हो गया तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, पर इनकेस वॉर हुआ ही नहीं तो हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं. तो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये हमें डिसाइड करना है कि वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करें. इन दोनों में हमें सिलेक्ट करना है, वॉर टाइम्स को या पीस टाइम को, कौन से वाले गुड्स को प्रोड्यूस करेगी. इकोनॉमी डिसाइड करेगी राइफल प्रोड्यूस करें कि ब्रेड प्रोड्यूस करें, किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ये इकोनॉमी को स्टडी करके पता चलेगा कि हमें किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी.
दूसरी चीज आती है कि जब इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये हो गया हमारा फाइनल कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको उसको कितना प्रोड्यूस करना है, कि उसकी क्वांटिटी हमको कितनी रखनी है। मान लो आपने ये डिसाइड किया था कि आपको व्हीट प्रोड्यूस करना है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि हमने ये सोचा कि 100 किलो व्हीट हम प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कम है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि 100 किलो व्हीट हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इकोनॉमी में उसकी डिमांड कितनी है, 50 किलो की, तो आपने फालतू 50 किलो प्रोड्यूस कर लिया। तो ये स्टडी करना है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, डिमांड कितनी है, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस करें और कैपिटल गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस करें। अगर आपने कंज्यूमर गुड में किसी एक पर्टिकुलर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो आपको आपके कैपिटल गुड्स में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा। आप एक साथ दोनों को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। आपने अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फॉर इंस्टांस, इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ, अगर एक इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया कि उसको क्लॉथ का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, ठीक है, एंड व्हीट, क्लॉथ और व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, विद इन अ गिवन पीरियड एंड लिमिटेड मीन्स कि कम रिसोर्सेज के साथ और एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको क्लॉथ और व्हीट का प्रोडक्शन करना है, तो उसको अपने मशीन्स का यानी कैपिटल गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। आप दोनों को एक साथ बैलेंस करके नहीं चल सकते, एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। एक जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क का काम चल रहा है इसकी वजह से आ रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड कर लिया। अब आता है कि क्या कैसे प्रोड्यूस करना है। दो टेक्निक होती है हमारे पास, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, मैन मेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा मशीन काम करती है, ठीक है, और यहाँ पे मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। How to produce, the second main problem of an economy is how to produce goods और how to organize production। goods को कैसे produce करें और organize कैसे करें production को। This problem is concerned with the choice of technique of production, कि कौन सी choice of technique use करें, labor intensive technique या capital intensive technique। This problem is concerned with the efficient use of resources, ऐसे टेक्निक का यूज करना जिससे कि हमारे जो resources हैं उनका एफिशिएंटली यूज हो, वेस्टेज ना हो। इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम कॉस्ट में, ज्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट। ब्रॉडली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है। पहली आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल, जहां पे लेबर का ज्यादा यूज होता है कैपिटल के मुकाबले। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे कैपिटल ज्यादा यूज होती है लेबर के मुकाबले, यानी मशीन ज्यादा यूज होंगी और इसमें लेबर ज्यादा यूज होगी। आई होप समझ आ गया होगा। चलो थर्ड पॉइंट है अब कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज an economy cannot produce goods for all sections of the society to the extent desired, कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, इसलिए जो हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्शंस हैं हम सबके लिए गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं, हर इकोनॉमी की सोसाइटी में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है रिच और दूसरा होता है पुअर, ठीक है। अगर हम पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे सोशल जस्टिस का प्रमोशन होगा, सोशल जस्टिस प्रमोट होगी अगर हमने पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस किया। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी कम होगी और इक्वालिटी का प्रमोशन होगा। बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, हिडन कॉस्ट है उसको करने के लिए, क्या, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। अगर कोई प्रोड्यूसर पुअर के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब वो लो कॉस्ट पे यानी कि लो रेट्स पे उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी लो होगा। क्या होगा,
कम होगा। अगर उसका प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, अगर उसका प्रॉफिट कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा कहीं आगे। प्रोड्यूसर ही कम कमाएगा तो वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाई जाएगी। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो गई तो बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को बोलेंगे। By producing goods for the poor, the profits of the producers would remain low. Low profit would mean low investment. Low profit से low investment, implying low GDP growth. Low investment, low GDP growth. The economy would remain backward for a long time. बहुत लंबे समय तक इकोनॉमी बैकवर्ड होगी। Thus there is a problem of choice. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि सोशल इक्वालिटी प्रमोट करें या फिर जीडीपी ग्रोथ देखें। पुअर के लिए करें या रिच के लिए करें। रिच के लिए करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, पुअर के लिए करेंगे तो सोशल इक्वालिटी बढ़ेगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गए होंगे सारे के सारे। आगे तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, हमने जो 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी उसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को फेस करनी पड़ती हैं। एड ऑन प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है उनके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड हुई है। क्या, देयर आर 2 एड ऑन यानी कि एडिशनल प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया। जो इकोनॉमीज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं जैसे कि इंडिया, उनके लिए 2 प्रॉब्लम्स और हैं, यानी कि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन को हम कैसे अचीव करें, और हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है उसको कैसे अचीव करें। पहला चीज है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे इंडिया में 132 करोड़ लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है वो 132 करोड़ है। 132 करोड़ में से 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं कि मान लो कि 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये क्या है, ये भी तो हमारे इंडिया के लिए रिसोर्सेस हैं। मतलब कि ये अनएम्प्लॉयड लोग भी रिसोर्सेस हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, जिनकी वजह से अगर ये कुछ काम कर रहे हैं तो ये कुछ गेन करेंगे और जीडीपी में ग्रोथ होगी इनकी वजह से। क्योंकि अगर ये कुछ करेंगे तो ये भी अर्न करेंगे, ये अर्न करेंगे तो फिर ये इन्वेस्ट करेंगे कहीं तो जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये लोग 32 करोड़ लोग, 32 करोड़ लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा 32 करोड़ लोगों का जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है और रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, कि रिसोर्सेज जो है उनका पूरी तरह से यूज ही नहीं है। हमारे पास क्षमता है कि हम 32 करोड़ लोग हैं, हम उनसे काम निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है उनको काम देने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, नौकरियां ही नहीं है, हमारे रिसोर्सेज खाली बैठे हैं, हम उनका यूज ही नहीं कर रहे हैं। It is a problem relating to unemployment of resources. Labor is particular. It is a central problem of underdeveloped countries like India. ये इंडिया जैसी जो भी underdeveloped countries है उनकी एक central problem है when resources are underutilized और unemployed. अगला आता है how to achieve growth of resources. अब देखो, अब कुछ ऐसे resources है जिनकी हमारे देश में मतलब 0% ग्रोथ है, वो हमारे देश में है ही नहीं। जैसे कि हम मान लें जो भी ऑयल्स होते हैं, नेचुरल गैस है, वो बिल्कुल हमारे देश में बनती ही नहीं है क्योंकि हमारे देश में इसको बनाने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल ही नहीं है। तो जब अवेलेबल ही नहीं है हमारे देश में इसको रिसोर्सेस बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका इंपोर्ट करना पड़ता है।
इसका इंपोर्ट करते हैं तो इससे हमारी जीडीपी में तो मतलब ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होती क्योंकि हमारे देश में नहीं बनी है, हमने इंपोर्ट किया इसको। तो जब तक हमारे पास इसके रिसोर्सेस ही नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, हमें इससे रिलेटेड रिसोर्सेस बनाने चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे कि हम ग्रोथ को अचीव कर सके, रिसोर्सेस की ग्रोथ को अचीव कर सके। क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड यानी कि अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ओइंग टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अ वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, ऑयल एंड मिनरल रिमेन अनटैप्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो अब ये जो है अनटैप्ड यानी अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज है, यानी कि जब हमारे पास इनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमने ऐसे रिसोर्सेज पे बिल्कुल 0% काम किया है, हमने इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है, काम ही नहीं किया इनके ऊपर, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल ही नहीं है इनको बनाने के लिए। अकॉर्डिंगली रिसोर्स पूल यानी रिसोर्स बेस रिमेन लो, like underutilization of resources, this leads to low level of GDP कि underutilization की तरह ही इसमें भी हमारी जो GDP होगी उसका लेवल लो रहेगा। थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका क्या सॉल्यूशन है अलग अलग इकोनॉमीज में। तो अलग अलग इकोनॉमीज होती हैं, जैसे एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तीनों क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है इसका मतलब है कि उन्होंने चैप्टर नंबर 1 ढंग से नहीं पढ़ा है, पर चलो कोई बात नहीं, हम इसमें भी कवर करते हैं। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसके पास पूरा राइट होता है, फुल राइट है उसके पास कि वो जो चाहे वो मर्जी उगा सकता है, बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास पूरा राइट है। मार्केट इकोनॉमी का एक एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को फुल राइट है कि वो अपनी पसंद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, ये एक फ्री इकोनॉमी होती है। एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, वो आपसे ऑप्शन में दे सकते हैं। तो फ्री इकोनॉमी होती है, इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कि प्रोड्यूसर फ्री होते हैं ये डिसाइड करने के लिए उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किन के लिए करना है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजंस, और वो अपने डिसीजंस किस बेस पे लेते हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। जो भी सप्लाई और डिमांड का चल रहा है मार्केट में, मान लो अगर वहां पे डिमांड चल रही है कि लैपटॉप्स की बहुत डिमांड है तो सब कुछ बंद करके लैपटॉप प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, जिसकी डिमांड चल रही है वो प्रोड्यूस करने लगेंगे। और वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मार्केट में प्राइस सबसे ज्यादा हो वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिले वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो उसी कमोडिटी के लिए, उसी सेक्टर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जहां से उनको प्राइस प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिले। Producers will choose to produce those goods that price of which are relatively high, जिनका प्राइस क्या होगा, हाई, so that their profit are maximized, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, because they are interested in maximizing their profit, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। They will adopt that technique of production or prefer to use those inputs the price of which are relatively low, वो वाली प्रोडक्शन की टेक्निक यूज करेंगे जिससे उनको जो कॉस्ट पड़ेगी वो सबसे कम पड़ेगी। अगर लेबर इंटेंसिव यूज करने पे उनको लो कॉस्ट आ रही है तो वो लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे, अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज करने पे उनको लो कॉस्ट आ रही है तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे। जो भी टेक्निक में उनको कम कॉस्ट पड़ेगी वो यूज करेंगे, सो दैट the cost of production is minimized, ठीक है। Also they will produce goods and services for those buyers who are willing to offer them better price, वो उन्हीं लोगों के लिए, जो हमने बताया था ना सोसाइटी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक रिच और एक पुअर। तो ये उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनको बेटर प्राइस देंगे। तो कौन देगा, रिच पीपल। अगला आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है
इसका अधिकार होता है गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट ने जिसको अधिकार दिया है कि गवर्नमेंट ने कोई अपनी अथॉरिटी दे रखी है, अपॉइंट कर रखा है किसी को कि तुमको डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास राइट नहीं होता, प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा जो उसको गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने को बोलेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में कोई भी प्रोड्यूसर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने बोला वीट प्रोड्यूस करना तो वीट प्रोड्यूस करना, भले ही वो लैपटॉप प्रोड्यूस करना चाहता हो, नहीं, वीट करना तो वीट ही करना, राइस करना तो राइस ही करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट बोलती है वही करना पड़ता है इनको। In a centrally planned economy, decisions relating to what, how and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country. जो government ने appoint कर रही हो वो लेते हैं decisions. All decisions are taken with a view to maximize social welfare. और ऐसी economy में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किस लिए, क्या करने के लिए लिए जाते हैं, ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो पूरा हो सके। Unlike market economy, profit maximization is not the consideration. Market economy की तरह यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाना मेन पॉइंट नहीं होता। अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, तो चाइना जो है ना वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी। हर कंपनी में वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बंद कर देगी और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। लेबर इंटेंसिव में लेबर काम करती है ना, लोग काम करते हैं, तो चाइना की गवर्नमेंट यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना शुरू कर देंगे, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। दूसरा आता है दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड विच द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट फाइंड एज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे गवर्नमेंट फाइंड करे कि जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। देखो आपकी बुक्स में तो एग्जाम्पल चाइना ही दिया है, मैं कुछ चाइना को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बुक का एग्जाम्पल बता रही हूँ, बाकी चाइना के हाल हम सब जानते हैं। आगे लिखा है that technique of production will be adopted which is socially most useful, और वो टेक्निक यूज की जाएगी जो सोशली सबसे ज्यादा यूजफुल हो। इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है, rather than कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं होगी। सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सके। गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरेबली फॉर दोज रेजिडेंट्स who are suffering from hunger or starvation even if it leads to losses, lower revenue और higher cost। देखो अब उन लोगों के लिए गुड्स बनाए जाएंगे जो लोग भूखे हैं। ठीक है, जो उन लोगों के लिए हर चीज बनाई जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, भले ही उसमें गवर्नमेंट का लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। यहाँ पे एग्जाम्पल चाइना आने ही नहीं चाहिए था पर है। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या है, हमारी इंडिया। यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास भी पावर है, कुछ सेक्टर्स में प्रोड्यूसर्स के पास पावर है और कुछ सेक्टर्स में पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। कुछ चीजों में प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, कुछ चीजों में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे दोनों के पास पावर होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो क्या करते हैं, ये मेरिट्स को कंबाइन करता है मार्केट इकोनॉमी के और डीमेरिट्स को कंबाइन करता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के। Decisions regarding what, how and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social consideration। मार्केट में किस चीज की डिमांड है और सोशल कंसिडरेशन क्या है, दोनों को ध्यान में रखते हुए इस इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं। इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन विद द व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कुछ एरिया में प्रोड्यूसर खुद डिसीजन ले सकते हैं अपना प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। इन सर्टेन अदर एरिया डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, और कुछ जगहों पे सिर्फ सोशल कंसिडरेशन के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि इन इंडिया
प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जितना मर्जी क्लॉथ या स्टील आप प्रोड्यूस करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप फ्री हो प्रोड्यूस करने के लिए। बट रेलवे सेक्टर जो है इंडिया का, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, हर गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके रेलवे की टिकट्स। रेलवे आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विस एट नॉमिनल रेट सो दैट द पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय देम। आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में आपको 3000 की टिकट भी मिलेगी और जो नॉर्मल लेवल होगा उसमें आपको 300 की टिकट भी मिलेगी, ताकि जिसको पूरे एसी की सुविधा में जाना है वो भी अफोर्ड कर ले और जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है बस उसको उस जगह जाना है वो भी अफोर्ड कर ले। तो इसलिए सोशल वेलफेयर हो सके, इसलिए रेलवे सेक्टर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेटाइज नहीं किया गया है उसको, क्योंकि अगर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, प्रोड्यूसर के हाथ में डाल देंगे, तो जैसा हमने पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, जिससे कि सिर्फ रिच पीपल उसको अफोर्ड कर पाएंगे और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।